नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आपने साइंस की क्लासों को, इंग्लिश मीडियम की क्लासों को कंप्लीट देखा है और आज की जो क्लास है उसके अंदर अपन रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है उसके ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। और इससे पहली जो आपने क्लासें देखी है उसमें अपने बायोलॉजी की कंप्लीट क्लासेज रन हो ही रही है। उससे पहले आपने केमिस्ट्री की क्लासें देखी और फिजिक्स की क्लास है, एनवायरनमेंट की क्लास है, ये कंप्लीट इस ऐप के थ्रू आपको अवेलेबल हो रही है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है और उस ऐप के लिंक के थ्रू आप लोग साइंस एवरीथिंग ऐप पे जा सकते हो, जहाँ पे आपको कंप्लीट प्रीमियम क्लासेस मिलने वाली है। और जितना भी सेशन चलता है इन सारी क्लासों का आपको पीडीएफ अवेलेबल हो पाता है। जितने भी हैंड रिटन नोट्स है वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है, टेस्ट वहाँ अवेलेबल है और बुक्स सारी की सारी सॉफ्ट यानी कि सॉफ्टवेयर के फॉर्म में सारी अवेलेबल है। तो आप जाकर के सिलेबस को एक्सेस कर सकते हो। यस, आज की जो अपनी क्लास होने वाली है उस क्लास के अंदर अपन मेनली डिस्कशन जो करने वाले हैं वो चैप्टर रहने वाला अपने पास में जो रिप्रोडक्शन है ऑर्गेनिज्म में वो कैसे किस फॉर्म के अंदर होता है उसके ऊपर अपन चाहेंगे। ओके, तो क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड में कुछ दिक्कत आती है तो अपन इसको वाइट कर लेते हैं, या फिर ये चलेगा क्या, वाइट पे चले जाते हैं। यस, चैप्टर नंबर रहने वाला है 7 और टॉपिक का नाम है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, इनमें जनन कैसे होता है, ये टॉपिक अपने पास में है आज। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उस रिप्रोडक्शन को पहले तो डिफाइन करवाते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, कैसे होता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिए, खुद की जो पीढ़ी है उसको अल्टरनेट रखने के लिए, खुद की जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए अपने जैसा एक नया जीव पैदा करता है। और नए जीव पैदा करने का प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, जनन के नाम से इसको जानते हैं। तो इसको अपन डिफाइन करवाते हैं कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है वो न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है फॉर अल्टरनेशन ऑफ देयर जनरेशन एंड दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यस, टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जितनी चीजें मैं लिखवा रहा हूं ये सारी की सारी चीजें ऐप के अंदर आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है साइंस एवरीथिंग ऐप के ऊपर। तो कंप्लीट चैप्टर्स वहां पे अवेलेबल है, सारे के सारे वन शॉट के अंदर अवेलेबल है और अच्छे से मैंने डिस्क्राइब कर रखा है जिससे आप एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। और सारे के सारे चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स वहां पे अवेलेबल है। बेस्ट मेथड से कैसे आप किसी चीज को रिटन वर्क में दे सकते हो, डायग्राम सारे के सारे अवेलेबल है। कोई भी किसी भी टाइप की क्वेरी है वो सारी चीजें आपको ऐप के अंदर अवेलेबल हो रही है ना, वहां जाकर के आप एक्सेस कीजिए। और क्लासों को आप लोग लाइक शेयर जरूर करें और चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम हो तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके, तो चलते अपन रिप्रोडक्शन के ऊपर। रिप्रोडक्शन को डिफाइन करवाते हैं तो इसका मीन होता है कि ऑर्गेनिज्म produce new organism
organism for alternation of their generation, for alternation of their generation। कोई भी एक जीव है जो अपनी जाति को कंटिन्यू रखना चाहता है तो उसके लिए वो रिप्रोडक्शन करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, तो उसको अपन रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। बात आती है कि ऑर्गेनिज्म है ये एक, जब नया जीव पैदा करते हैं तो नया जीव जो पैदा होता है वो अपने पेरेंट के हमेशा हुबहू प्रतिलिपि होता है, यानी कि एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है। तो बात आती है कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है, तो एग्जैक्ट कॉपी क्यों होता है। कोई भी नया जब ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म, वो न्यू ऑर्गेनिज्म हमेशा अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होता है, एग्जैक्ट कॉपीज होता है, एग्जैक्ट कॉपीज होता है। बात आती है कि आखिर में ये एग्जैक्ट कॉपी क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण होता है। तो एग्जैक्ट कॉपी होने का कारण होता है, अपनी बॉडी के अंदर होती है सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। और जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये डीएनए, जिसको अपन रिप्रोडक्टिव यूनिट के नाम से जानते हैं, जेनेटिक यूनिट के नाम से जानते हैं, रिप्रोडक्शन के द्वारा, रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग ये डीएनए पेरेंट से आगे की ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। और इसी ट्रांसफर होने की प्रोसेसिंग के कारण जो पैदा होता है जीव हो हमेशा अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होता है। तो एग्जैक्ट कॉपी का मेन कारण डीएनए रहता है। बात आती है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखोगे डीएनए, इसका पूरा नाम है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसको अपन डीएनए के नाम से जानते हैं। तो ये इसका कंप्लीट नाम रहता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये डीएनए जब खुद की फोटोकॉपी प्रिपेयर करता है, खुद को कॉपी प्रिपेयर करता है, तो खुद की फोटोकॉपी जब प्रिपेयर होती है तो डीएनए जो पेरेंट्स का था वही जब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है तो नेक्स्ट पैदा होने वाली जनरेशन हमेशा अपने पेरेंट के एकदम एग्जैक्ट कॉपी होती है। और ये डीएनए से डीएनए जब कॉपी होकर के आगे ट्रांसफर होता है तो डीएनए की जब कॉपी होती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए जब प्रोड्यूस होता है तो डीएनए की होती है कॉपी, और डीएनए से जब नया डीएनए जनरेट होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। जब डीएनए से डीएनए की कॉपी होती है, नया डीएनए पैदा होता है, तो डीएनए जब पैदा हो रहा होता है तो उस ड्यूरेशन में इसमें कुछ एरर रह जाते हैं। रेप्लिकेशन जब होता है तो रेप्लिकेशन के टाइम कुछ इसमें एरर आ जाते हैं, और एरर के कारण जो नया जीव पैदा होता है उसमें कुछ न्यू कैरेक्टर आ जाते हैं, कुछ न्यू कैरेक्टर्स आ जाते हैं। और ये न्यू कैरेक्टर्स जो प्रोड्यूस होते हैं दैट इज कॉल्ड वेरिएशंस, वेरिएशंस कहते हैं। जब डीएनए से डीएनए की फोटोकॉपी होती है, रेप्लिकेशन होता है, तो कुछ न्यू कैरेक्टर उसके अंदर क्रिएट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएशंस। ये वेरिएशन दो चीजों से होते हैं, या तो होता है क्रॉसिंग ओवर के कारण, क्रॉसिंग ओवर के कारण। डीएनए से जब डीएनए प्रोड्यूस होता है तो जो क्रोमोसोम होते हैं उस क्रोमोसोम के पार्ट है ना आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। मियोसिस जब होता है, सेल डिवीजन होता है, तो मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम के पार्ट आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, और एक्सचेंज होने के कारण इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर होता है तो उसके अंदर कुछ न्यू कैरेक्टर प्रोड्यूस हो जाते हैं, और कैरेक्टर जब प्रोड्यूस होते हैं तो उसमें वेरिएशन क्रिएट हो जाता है। तो वेरिएशन क्रिएट होने का पहला कारण होता है क्रॉसिंग ओवर। दूसरा होता है जीन एक्सचेंज। जो डीएनए के ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं दैट इज कॉल्ड जीन, और ये जब जीन एक्सचेंज हो जाते हैं, जीन एक्सचेंज हो जाते हैं, तो जीन एक्सचेंज होने की प्रोसेसिंग को अपन यहाँ पर रेप्लिकेशन के टाइम कुछ जीन एक्सचेंज हो जाते हैं या फिर क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, तो इसके कारण वेरिएशन क्रिएट होते हैं। क्वेश्चन आता है कि वेरिएशन क्रिएट क्यों होते हैं, तो वेरिएशन क्रिएट होने के दो कारण हैं, या तो क्रॉसिंग ओवर या फिर जीन एक्सचेंज। जीन पाए जाते हैं डीएनए पर, क्रॉसिंग ओवर होता है क्रोमोसोम के अंदर, तो इनमें एक्सचेंज होने से वेरिएशन क्रिएट होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन क्रिएट होना क्या बेनिफिशियल होता है, तो बेनिफिशियल होता है, यस होता है। इसका पहला रीजन होता है कि कोई भी नया ऑर्गेनिज्म जो पैदा हो रहा है वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर पाता है।
और रेप्लिकेट होता है तो उसकी कुछ न्यू वैरायटी पैदा होती है, और न्यू वैरायटी पैदा होती है तो उसमें कुछ न्यू कैरेक्टर पैदा हो जाते हैं। इसलिए रेप्लिकेशन होना जरूरी है। रेप्लिकेशन होना तो उसमें वेरिएशन आएगा, वेरिएशन आएगा तो वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा है वो खुद को क्या बोलते हैं, ऑपोजिट कंडीशन के अंदर भी खुद को एग्जिस्ट कर पाता है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है बुक के अंदर कि एक कोई बहुत बड़ा एनवायरमेंट का पार्ट था जिसमें एक छोटा सा पार्ट था जिसको अपन निके कहते हैं, और यहां पे रहने वाले कुछ बैक्टीरिया थे, उसके अंदर वेरिएशन क्रिएट हो गया, वेरिएशंस क्रिएट हो गया। वेरिएशन क्रिएट ये हुआ कि यहां जो छोटे से पार्ट में जो जीव रहते थे वो बहुत हाई टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर सकते हैं। ऐसा इनके अंदर हो गया एडेप्टेशन, वेरिएशन हो गया। हाई टेम्परेचर पर सरवाइव कर सकते हैं, मरते नहीं है। अब कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि नेचर के अंदर जो एवरेज टेम्परेचर था वो बढ़ गया, नेचर का एवरेज टेम्परेचर, और एवरेज टेम्परेचर जब बढ़ा तो यहां जो जीव पाए जा रहे थे, यहां तक जो जीव थे, यहां तक जो जीव थे, उन जीवों में क्या हुआ, वो जीव तो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहां वाले रहने वाले जीव आराम से सरवाइव कर पा रहे थे, क्योंकि इनके अंदर आ गया था वेरिएशन। और वेरिएशन आने के कारण कोई जीव है वो नेचर में खुद को एग्जिस्ट कर पाता है। उसका डीएनए जब चेंज होता है तो कुछ नए कैरेक्टर पैदा होते हैं, जिससे डेवलपमेंट होता है, जिससे क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन होता है। तो ये सारी चीजें इसी के कारण होती है। बात आती है रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। लेकिन एक रिप्रोडक्शन ऐसा भी होता है जिसमें मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, एक सिंगल पेरेंट उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो उसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को अपन देखें अगर, तो रिप्रोडक्शन दो टाइप के जो है, इसके अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली सिंगल पेरेंट विल बी पार्टिसिपेट, लेकिन उधर की तरफ बोथ पेरेंट्स यानी मेल एंड फीमेल बोथ आर पार्टिसिपेट। तो इसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, लेकिन यहां पर बोथ पेरेंट्स आर पार्टिसिपेटेड, बोथ, यहां पे दोनों ही पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो इसके अंदर मेल फीमेल के गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमेट का मतलब मेल के अंदर स्पर्म बनता है, फीमेल के अंदर ओवम बनता है, तो उसका फॉर्मेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता ही नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर नो गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि यहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्म्ड होता है। थर्ड पॉइंट आती है कि यहां जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर स्पर्म और ओवम, मेल और फीमेल के गैमेट फर्टिलाइज नहीं होते हैं, लेकिन इधर की तरफ फर्टिलाइजेशन होता है। तो इधर की तरफ नो फर्टिलाइजेशन, जबकि इधर की तरफ फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो इधर की तरफ फर्टिलाइजेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहां पर जो पैदा होने वाला नया जीव है उसमें हमेशा एग्जैक्ट कॉपी के कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि यहां कोई वेरिएशन नहीं आता है। तो यहां पर जो न्यू ऑफ स्प्रिंग पैदा होता है, न्यू ऑफ स्प्रिंग जो पैदा होता है वो हमेशा एग्जैक्ट कॉपी होता है, न्यू ऑफ स्प्रिंग एग्जैक्ट कॉपी होता है। जबकि यहां पर कुछ वेरिएशंस क्रिएट हो जाते हैं, वेरिएशंस क्रिएटेड, तो यहां पे कुछ वेरिएशन क्रिएट होते हैं, लेकिन इधर ऐसा वेरिएशन वाला कोई मामला नहीं होता है। असेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन होता है तो इसका इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता, लेकिन इसका इवोल्यूशन में रोल होता है। तो यहां अपन लेआउट करते हैं प्ले लिटिल रोल इन इवोल्यूशन, प्ले लिटिल रोल इन इवोल्यूशन।
जबकि यहाँ वाले मेजर रोल प्ले करते हैं, मेजर रोल प्ले इन इवोल्यूशन, मेजर रोल प्ले करते हैं। अगला पॉइंट अपन नोट करते हैं कि यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्रोमोसोम को हाफ करना पड़ता है, तो उसमें माइटोसिस से पहले मियोसिस सेल डिवीजन होता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई क्रोमोसोम होते ही नहीं है, हाफ नहीं करना पड़ता है, तो यहाँ पर हमेशा माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। जबकि यहाँ पे देखोगे तो इसमें हमेशा मियोसिस सेल डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन इनके अंदर होता है। तो यहाँ पर हमेशा माइटोसिस और मियोसिस दोनों सिस्टम चलता है, तो इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है। और मियोसिस सेल डिवीजन के कारण इसमें क्रोमोसोम को हाफ करना पड़ता है। तो ये इसमें कुछ डिफरेंस पूछे जाते हैं, और डिफरेंस के बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स को। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब अपन देखते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी टाइप के चलते हैं, और काफी टाइप को अपन नोट करें तो सबसे पहला चलता है बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन। और बाइनरी फिशन जो सेल डिवीजन होता है, इस बाइनरी फिशन के अंदर एग्जांपल आप ध्यान दोगे, बाइनरी फिशन के अंदर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, वो बाइसेक्ट होकर के और 2 न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म 2 नए टुकड़ों में डिवाइड होकर के जब 2 नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, सो दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। इसमें अपन नोट करते हैं कि द पेरेंट सेल सिंपली स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, है ना। कोई भी एक पेरेंट की सिंपल सेल है, दैट विल स्प्लिट, दैट विल डिवाइड इनटू 2 सिंपल न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। और बाइनरी फिशन का बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। अमीबे का डायग्राम बना करके आप लोग नोट करोगे, ऐसा अमीबे का डायग्राम बनाओगे, इसकी लेयर दिखाओगे डबल, और डबल लेयर दिखाने के बाद में इसके अंदर दिखाओगे ऐसा ये न्यूक्लियस टाइप की स्ट्रक्चर। अगले स्टेप के अंदर इसके बाहर की आउटर बॉडी को आप ऐसे बनाओगे, जिसमें आप लोग डबल लेयर तो बनाओगे ही बनाओगे, और डबल लेयर बनाने के बाद में अंदर का जो न्यूक्लियस है उसको काफी ऐसे इलोंगेटेड बताओगे, लंबा बताओगे। थर्ड स्टेप के अंदर आप लोग इसको सेपरेट कर दोगे, और थर्ड स्टेप में सेपरेट करने पर डबल मेम्ब्रेन तो दिखानी है, और छोटा सा अंदर न्यूक्लियस दिखा दोगे। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, और अंदर छोटा सा एक न्यूक्लियस दिखाओगे। बस एक अमीबा था, स्प्लिट होकर के 2 न्यू अमीबे का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये हमेशा माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ऐसा होता है, तो इसका याद रखोगे। बाइनरी फिशन का सेकंड एग्जांपल आता है युग्लिना। युग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, और जब इसमें बाइनरी फिशन होता है तो बाइनरी फिशन होने पर ये 2 नए जीवों का फॉर्मेशन कर लेता है, छोटे छोटे 2 नए युग्लिने बन जाते हैं। तो ये इस टाइप के युग्लिने छोटे छोटे बन जाते हैं, और ये भी एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप चलता है। थर्ड जो टाइप चलता है वो चलता है पैरामीशियम के अंदर, पैरामीशियम। और पैरामीशियम के अंदर रिप्रोडक्शन जब होता है तो पैरामीशियम की सेल बॉडी कुछ इस टाइप की रहती है, और इसके ऊपर ऐसे सीलिया और फ्लैजिला रहते हैं। ये सीलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर होती है, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, और ये है पैरामीशियम। इसमें भी बाइनरी फिशन होता है, एक जो पैरामीशियम है वो 2 नए पैरामीशियम का फॉर्मेशन करता है। अगला एक एग्जांपल और देखोगे आप लोग, और उसका नाम है लेशमानिया। लेशमानिया से ध्यान रखोगे, यहां से एक डिजीज फैलता है, और उस डिजीज का नाम है काला अजार। काला अजार के नाम से जानते हैं, तो यहां से डिजीज है काला अजार। और जब काला अजार डिजीज फैलता है तो इसका अपन डायग्राम नोट करते हैं। डायग्राम सिंपल इस टाइप का डायग्राम है, ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे, ये लेशमानिया का फोटो है। और जब इसमें रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन होने पर ये 2 न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, और रिप्रोडक्शन के अंदर इसकी बॉडी हो जाती है कुछ इस टाइप की, और इसमें यहां से 2 टेंटाकल्स बन जाते हैं। अगले ही स्टेप के अंदर ये 2 न्यू ऑर्गेनिज्म की
फॉर्मिंग कर लेता है, यहां से ये सेपरेट हो जाता है, ये इस टाइप से सेपरेट हो जाता है। तो ये लेशमानिया के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है। तो इधर लेशमानिया है, इधर युग्लिना है, इधर अमीबा है और इधर की तरफ पैरामीशियम है। हर चीज को आप लोग नोट करते जाओगे और साथ में कंप्लीट पीडीएफ ऐप के अंदर अवेलेबल है, वहां जाकर के आप देखोगे, एक्सेस कर सकते हो, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें प्लेटफॉर्म के ऊपर नए हो तो। ओके, यस, नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन चल रहा है, इसका अगला पॉइंट आता है जिसको अपन कहते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन के नाम से जानते हैं। और मल्टीपल फिशन जब चलता है तो मल्टीपल फिशन का बेस्ट एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम। कौन? प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। और ध्यान रखोगे ये जो प्लाज्मोडियम है, इस प्लाज्मोडियम के कारण ह्यूमन में एक डिजीज अगेन फैलता है और उस डिजीज का नाम है मलेरिया। मलेरिया फैलता है यहां से, मलेरिया जो फीमेल एनाफिलीज मस्क्यूटो है उसके काटने से ये बॉडी में आ जाता है और बॉडी में आता है तो इससे मलेरिया रोग फैलता है। इसको अपन डिफाइन करवाते हैं कि ये मल्टीपल फिशन होता कैसे है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये डिवाइड होकर के अंदर बहुत छोटे छोटे न्यू लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म का अपनी बॉडी के अंदर ये फॉर्मेशन कर लेता है ना। बहुत लाखों की संख्या में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म अंदर बन जाते हैं। अंदर मतलब ऐसे, जैसे ये सेल की बॉडी है और ये इसका आउटर कवर है और आउटर कवर होने के बाद में इसके अंदर की तरफ बहुत ज्यादा मात्रा में अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ऐसे अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं और ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होकर के, इसको ना अपन लोग थोड़ा सा ऐसे बना देते, ऐसे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अंदर स्प्लिट होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। ये अंदर छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं और ऑर्गेनिज्म बनने के बाद ये फेवरेबल कंडीशन को देखते ही स्प्लिट हो जाते हैं और स्प्लिट होकर के ये अंदर की तरफ लाखों की संख्या में ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म अंदर बन जाते हैं सेल बॉडी के अंदर। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फेवरेबल कंडीशन आने पर ये हो जाती है स्प्लिट और स्प्लिट होकर के लाखों की संख्या में न्यू ऑर्गेनिज्म का कर लेते हैं फॉर्मेशन। अब देखो ये सारे के सारे प्लाज्मोडियम के अंदर इतने सारे न्यू ऑर्गेनिज्म बन गए। फेवरेबल कंडीशन जैसी आती है तो फेवरेबल कंडीशन आने पर ये सारे के सारे यहां से ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ब्रेक डाउन होकर के ये वापस न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं और वो भी लाखों की संख्या में न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। तो ये प्रोसेसिंग और प्रक्रिया इसमें चलती है। यस, इसको दिखाते हैं, ये यहां से स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते, स्प्लिट हो जाते, स्प्लिट हो जाते हैं और स्प्लिट होकर के लाखों की संख्या में न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये प्लाज्मोडियम की बॉडी का डायग्राम है और ये मल्टीपल फिशन होता है। एक साथ जब हजारों की संख्या में न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो इसको अपन मल्टीपल फिशन कहते हैं। बच्चे अगला पॉइंट आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन को देखोगे तो इसका बेस्ट एग्जांपल रहता है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा इसको कहते हैं। और स्पाइरोगाइरा के अंदर आप लोग देखोगे या ना, इसको वैसे ग्रीन एल्गी भी कहते हैं स्पाइरोगाइरा, या इसको कहते हैं ग्रीन एल्गी। स्पाइरोगाइरा या ग्रीन एल्गी कहते हैं। इस ग्रीन एल्गी का डायग्राम ऐसा होता है, ये ग्रीन एल्गी का डायग्राम इस टाइप के डायग्राम में ये ऑर्गेनिज्म रहता है और इसके अंदर छोटी छोटी सेल बॉडी लाइक स्ट्रक्चर अंदर रहती है। इसके अंदर की तरफ इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस टाइप का रहता है। इस टाइप का इसका कॉन्स्टिट्यूशन रहता है
और जब इसमें रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन के टाइम ये यहाँ से छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर फ्रेगमेंट हो जाता है, टूट जाता है। और टूटने की जो प्रोसेसिंग है, इस टूटने की प्रोसेसिंग को अपन फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो इसको अपन डिफाइन करवाते हैं कि कोई भी एक सिंपल जो बॉडी है वो दैट विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, या फिर मैच्योर जब हो जाती है तो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाती है, एंड दैट विल ब्रोकन इनटू सम पीसेज and develop new organism naturally, and that process is also known as fragmentation। तो ये fragmentation इसका बेस्ट एग्जांपल होता है स्पाइरोगाइरा। यस, अगला जो असेक्सुअल का रिप्रोडक्शन का टाइप है उसका नाम है बडिंग। बडिंग इस बडिंग में भी रिप्रोडक्शन होता है, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल फीमेल की कोई रिक्वायरमेंट दोनों की नहीं होती है। जब इस बडिंग को पढ़ते हैं तो इसका बेस्ट एग्जांपल अपन देख लेते हैं, और इसका एग्जांपल होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के साथ ध्यान रखोगे हाइड्रे के अंदर भी ऐसा प्रोसेस होता है, और याद रखोगे स्टार फिश के अंदर भी इसी रिप्रोडक्शन का यूज लिया जाता है। उसके साथ में तुम लोग ध्यान रखोगे यीस्ट के अंदर भी, यीस्ट के अंदर भी बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अब होता क्या है तो उसको आप लोग देखोगे, जैसे प्लेनेरिया है तो प्लेनेरिया की बॉडी कुछ इस टाइप की रहती है, ये इस टाइप की बॉडी है, और बॉडी के अंदर ये एक प्लेनेरिया है। इस प्लेनेरिया के अगर तुम लोगों ने इसके 3 टुकड़े कर दिए तो 3 टुकड़े करने पर हर टुकड़े से वापस न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे? जब इसका फॉर्मेशन होगा तो इतना तो इसका पेरेंट पार्ट है, इसमें इतना इसका पेरेंट पार्ट है, और इसमें इतना इसका पेरेंट पार्ट है, बाकी सारे पार्ट इसके ऊपर नए जुड़ जाते हैं। तो ये पार्ट इसके ऊपर नया जुड़ गया, इसके अंदर ये पार्ट इसका नया आकर के जुड़ गया, इसमें कंप्लीट इसका पार्ट आकर के नया आकर के जुड़ गया। तो इस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। तो उसको कहते हैं ये मैंने रीजनरेशन दिखा दिया, बडिंग दिखा दिया, ये सारा मैं गलत चला गया हूं। यस, हाइड्रा प्लेनेरिया। यस, ये इसमें इतना सा आप लोग इसमें इरेज कर लो इसको। ये जो बडिंग प्रोसेस है, इस बडिंग प्रोसेस को देखोगे तो बडिंग के अंदर हाइड्रा बड में रहता है, स्टार फिश इसमें नहीं आती है। यस, यीस्ट इसके अंदर आता है। मैंने सारे को कर लिया है मिक्सअप कर लिया है। यस, इसका बेस्ट एग्जांपल देखोगे तो यीस्ट है, हाइड्रा है, इन दोनों के अंदर बडिंग का प्रोसेस चलता है। और बडिंग के प्रोसेस को आप देखोगे तो बडिंग के प्रोसेस के अंदर मैं तुम्हारे को दिखा देता हूं। यहाँ पे जैसे हाइड्रे का डायग्राम मैं दिखाता हूं, तो हाइड्रे का पहले तो डायग्राम अच्छे से आप लोग ड्रॉ करोगे। हाइड्रे के ऊपर ऐसे कुछ यूं टेंटाकल्स पाए जाते हैं। ये हाइड्रे की बॉडी है, और हाइड्रे में जब रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के थ्रू, तो इसके साइड में ना यहाँ पे एक ऐसी आउट ग्रोथ होती है, और ये आउट ग्रोथ टाइम के साथ में बड़ी हो जाती है। आउट ग्रोथ इतनी बड़ी होती है, फिर इसके ऊपर अगेन टेंटाकल्स निकल जाते हैं, और टेंटाकल्स निकलने के बाद ये यहाँ से पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाती है, और सेपरेट होने के बाद यहाँ से तो न्यू ऑर्गेनिज्म है ही, और न्यू ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में तो ये बनता है, ये न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये तो उसका पेरेंट बॉडी है, तो ये पेरेंट बॉडी हो गई, और पेरेंट बॉडी के साथ एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो देखना, ये जो छोटी सी बड बनती है, ये एक छोटी सी बनती है बड, और इस बड के थ्रू बड बड़ी होती फिर अपने पेरेंट से सेपरेट होकर के एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। तो ये रिप्रोडक्शन जब होता है तो इसमें एक बड का फॉर्मेशन होता है, और बड फॉर्मेशन होने के कारण इस प्रोसेस को अपन बडिंग के नाम से जानते हैं। तो बडिंग, मैंने बीच में कुछ एग्जांपल दूसरे लिख लिए थे, उसको थोड़ा सा आप लोग इरेज कर लेना। तो ये एग्जांपल इसमें चलता है, यहां तक मैंने प्लेनेरिया का डायग्राम भी दे दिया था। तो ये बडिंग प्रोसेस है। बडिंग प्रोसेस वो होता है जहां पे
एक जो पेरेंट बॉडी है उसके ऊपर एक बड का फॉर्मेशन होता है, एक आउट ग्रोथ बनती है, देखा आपने अभी। और ये सेल डिवीजन के द्वारा एक स्पेसिफिक साइट पे बनती है और ये कुछ डिवाइड होती होती जब ये मैच्योर हो जाती है तो अपने पेरेंट बॉडी से सेपरेट होकर के एक न्यू ऑर्गेनिज्म का, एक इंडिपेंडेंटली न्यू ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। और ऐसा प्रोसेस हाइड्रे के अंदर होता है, प्लस ऐसा प्रोसेस यीस्ट के अंदर होता है। यीस्ट की बॉडी को देखोगे तो यीस्ट की बॉडी तो बेचारी ऐसी होती है और इस यीस्ट के ऊपर एक साइड में यीस्ट और बनता है और फिर ये यीस्ट ऊपर एक और यीस्ट बना लेता है, ऊपर एक और यीस्ट बनता है, फिर एक और यीस्ट बनता है। इस टाइप से यीस्ट बनते जाते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता रहता है। तो ये यीस्ट जब बनते हैं तो ये यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते रहते हैं। और ऐसा जब प्रोसेस चलता है तो ये यीस्ट रिप्रोडक्शन करता है बडिंग प्रोसेस के थ्रू। ओके, तो ये चीज भी तुमने देख ली। अगला जो प्रोसेस चलता है उसका नाम है रीजनरेशन। रीजनरेशन का जो प्रोसेस चलता है, इस रीजनरेशन प्रोसेस के अंदर इस रीजनरेशन प्रोसेस में मैं एग्जांपल, यस अब थोड़ा सा ध्यान से लिखोगे। रीजनरेशन में फर्स्ट एग्जांपल है प्लेनेरिया। दूसरा एग्जांपल है इसके अंदर स्टारफिश। और कुछ ये हाइड्रे के अंदर भी होता है, हाइड्रे के अंदर भी रिप्रोडक्शन वैसे होता है, तो रिप्रोडक्शन इसके अंदर भी होता है। लेकिन इसका बेस्ट एग्जांपल है, उसके अंदर हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों को इंक्लूड करते हैं। और देखा जाए तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें एक बहुत ग्रेटर कैपेसिटी होती है, ग्रेट पावर होता है कि वो अपनी बॉडी के टूटे हुए छोटे से पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जब टूटे हुए छोटे पार्ट से, है ना, इस रीजनरेशन प्रोसेस के अंदर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है तो अपनी बॉडी के टूटे हुए एक छोटे पार्ट से जब न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है तो इस प्रोसेस को अपन रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। मैं प्लेनेरिया का डायग्राम आपको दे रहा हूं और प्लेनेरिया थोड़ी देर पहले भी मैंने बनाया था, जबकि वो वहां पे गलत बना लिया था। इसको देखोगे, प्लेनेरिया की बॉडी इस टाइप की रहती है, ये प्लेनेरिया की बॉडी है। और प्लेनेरिया की बॉडी के अंदर इस टाइप का जब रिप्रोडक्शन होगा तो रिप्रोडक्शन होने पर पहले आप इसको अगर बाइसेक्ट कर दोगे, है ना, 3 पार्ट में इसको अगर डिवाइड कर लोगे, ऐसे अगर काट दोगे तो काटने पर हर एक पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतना जब इसको काट देते हो तो ये इसकी पेरेंट बॉडी यहां तक रहेगी, बाकी तो आपने काट दिया। इसमें पेरेंट बॉडी यहां तक रहेगी और थर्ड में पेरेंट बॉडी यहां तक रहेगी। इसके आपने 3 टुकड़े कर दिए। 3 टुकड़े करने के बाद इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ऐसे हो जाएगा। इसके अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ये ऐसे हो जाएगा। इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ऐसे यूं हो जाएगा, ऐसे यूं हो जाएगा। तो ये रिप्रोडक्शन चलता है प्लेनेरिया के अंदर। ऐसा हाइड्रे में भी चलता है, स्टारफिश में भी चलता है। स्टारफिश को देखोगे, जो तारा मछली जिसको कहते हो, तो स्टारफिश के अंदर ये इसकी 5 आर्म्स है और इन 5 आर्म्स के बाद में इसमें कुछ ऐसे टेंटाकल्स रहते हैं। और टेंटाकल्स रहने के बाद में जब इसमें रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन होने पर इसका कोई भी अगर पार्ट बाइसेक्ट हो जाता है तो उसे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। पार्ट बाइसेक्ट हुआ तो इससे वापस न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे यहां देख लो आप, इसने 3 टुकड़े हुए तो तीनों से वापस 3 नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया, तो इसको अपन रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप थे जो हो चुके हैं फिनिश। एक अगला पॉइंट आता है, एक फंजाई है जिसका नाम है राइजोप्स, और उस राइजोप्स के अंदर फॉर्मेशन होता है स्पोर का। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का बेस्ट एग्जांपल है राइजोपस। और इस राइजोपस के अंदर जब रिप्रोडक्शन चलता है तो इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। और स्पोर फॉर्मेशन को आप देखोगे राइजोप्स के अंदर तो कैसे होता है। इसकी जो सिंगल सेल की बॉडी होती है ना, तो बॉडी कुछ इस टाइप की रहती है जिसमें ऊपर ऐसे कुछ स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर रहती है। ऐसे आप लोग कम से कम 4-5 स्ट्रक्चर दोगे।
इस टाइप से अच्छा डायग्राम आप ड्रॉ कर लोगे। इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर बनते हैं और ये स्पोर ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आने पर बिखर जाते हैं, और जब बिखरते हैं तो ये इस टाइप से यूं कंप्लीट ऐसे यूं बिखर जाते हैं, ऐसे यूं बिखर जाते हैं। तो बिखर करके वापस न्यू राइजोप्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये इसके कंप्लीट स्पोर है, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में एग्जांपल है राइजोप्स, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। और राइजोप्स के ऊपर ये ऊपर बॉब लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको अपन स्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसका नाम है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। इसमें भी कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का कुछ भी नहीं होता है, और ये सिंपल ऊपर स्पोर बनते हैं, जब ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आते हैं तो स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिट होकर के सारे स्पोर बिखरते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसके बारे में अपन देखें ये प्रोसेस कैसे होता है। तो इसमें नोट करते हैं कि ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये थ्रेड लाइक धागे जैसी जो संरचना होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज डेवलप्ड ऑन मोस्टली ऑन ब्रेड जो रोटियां होती है, ब्रेड होती है, उनके ऊपर ये ज्यादातर ग्रो करती है। और ग्रो करने के बाद में आप लोग देखोगे तो इसके ऊपर जो पतली पतली स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, इन स्टिक लाइक स्ट्रक्चर को ऊपर जो बॉब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया से न्यू स्पोर बनती है, वो स्प्लिट होती है, स्प्लिट होकर के जब ये मॉइस्ट के सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वापस ग्रो होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस इनके अंदर चलता है, ये तुम लोगों ने देख लिया। इस स्पोर फॉर्मेशन के साथ ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म था वो फिनिश हो चुका है। अगला पॉइंट आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो प्रोसेस होता है, इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या मतलब होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कोई भी ऐसी प्लांट की बॉडी जिसमें विथआउट यूज सीड, है ना, एक प्लांट से नए प्लांट का फॉर्मेशन करना है बट उसके सीड का यूज नहीं करना है, तो विथआउट यूजिंग सीड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट बॉडी, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एंड दैट इज अकर बाय द वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक एज स्टेम, रूट एंड लीव्स, है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो रूट के थ्रू हो सकता है, लीफ के थ्रू हो सकता है, स्टेम के थ्रू हो सकता है, बट उसके अंदर सीड का यूज नहीं करना है। तो विथआउट यूजिंग सीड, विथआउट यूजिंग सीड, without using seed produce new plant body by vegetative parts like stem, leaf and root। कोई भी प्लांट है उससे न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं और यूज करना है अपने को स्टेम, लीफ और रूट। तो स्टेम, लीफ और रूट से यूज करना है, लेकिन उसके अंदर सीड का यूज नहीं करना है। तो न्यू प्लांट बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है तो दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है उसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं बाय स्टेम। स्टेम के अंदर बेस्ट एग्जांपल आप देखते हो तो पोटैटो का रहता है, और पोटैटो की बॉडी को देखते हो तो पोटैटो की बॉडी कुछ ऐसी रहती है, और इस पोटैटो की बॉडी के ऊपर की तरफ ऐसे कुछ यूं पार्ट रहते हैं जिसको अपन नोड कहते हैं। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आप लोग आलू को देखोगे ना पास में से, तो ऐसे कुछ उसके ऊपर नोड दिखते हैं, और नोड के बाद में इनके ऊपर ऐसी एक साइट बनती है, और इस साइट से ऐसे कुछ पार्ट रहते हैं, और ये जो पार्ट है यहाँ से न्यू बड के बाद में न्यू प्लांट का फॉर्मेशन भी इवनली स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और न्यू प्लांट बॉडी जब स्टार्ट होती है तो इस पार्ट को यहाँ से काटते हैं, जमीन में डाल देते हैं, और वापस एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे ही छोटी छोटी आई लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर होती है, तो ये कहते हैं आई लाइक स्ट्रक्चर। और ये है पोटैटो, और पोटैटो को अपन
स्मॉल क्या ना स्टेम के अंदर इंक्लूड करते हैं। किसको? पोटैटो को। कारण इसका ये होता है पोटैटो की, क्योंकि इसके ऊपर नोड और इंटरनोड होते हैं, और जिस पे भी नोड और इंटरनोड होते हैं तो ये सारे के सारे स्टेम के पार्ट होते हैं। आलू भले जमीन के अंदर लगते हैं लेकिन वो रूट नहीं है, वो एक स्टेम का पार्ट होता है। खत्म। सेकंड इसका एग्जाम्पल होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ। तो ये लीव्स के थ्रू भी होता है, पत्तियों से भी होता है, और लीफ के अंदर बेस्ट एग्जांपल है इसका ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम तो ब्रायोफिलम है, इस ब्रायोफिलम के अंदर हमेशा लीफ काम करती है। और लीफ भी कैसे काम करती है, आप लोग इसका अगर डायग्राम देखोगे तो लीफ की स्ट्रक्चर सिंपली ऐसे दिखाई जाती है। इस टाइप की स्ट्रक्चर रहती है, और इस स्ट्रक्चर के इंटरनल स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इसके अंदर इस टाइप से वेनेसन सिस्टम होता है, मतलब अंदर की तरफ इसकी वेन्स रहती है। और फिर इस बॉडी के ऊपर की तरफ यहाँ पर ऐसे यूं छोटी छोटी बर्ड्स बन जाती है, ऐसे यूं छोटी छोटी बर्ड्स बन जाती है। ऐसे यहाँ पे भी बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे भी ऐसी यूं छोटी छोटी बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे ही कोई भी नेचुरली प्रोसेस होता है, आंधी तूफान आती है, तो आंधी तूफान आने पर ये छोटी सी जो बर्ड बनी है ये यहाँ से टूटती है, नीचे जमीन में गिरती है, और नए प्लांट का वापस फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है लीफ के थ्रू। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, लीफ के थ्रू होता है। बहुत बार पूछा जाता है ना, तो इसको तुम लोग याद रखोगे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा दिया है, इसको अपन ब्रायोफिलम के नाम से जानते। तो ब्रायोफिलम एक यूनिक प्लांट है जिसके अंदर बर्ड बनती है, और बर्ड इसकी लीफ की मार्जिन के ऊपर बनती है, एंड दैट डिटैच फ्रॉम प्लांट एंड ग्रो इनटू न्यू स्मॉल प्लांटलेट्स। तो ये प्रोसेस इसके अंदर रहता है। थर्ड जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है बाय रूट्स के थ्रू भी होता है। रूट के थ्रू है ना, तो रूट के थ्रू भी होता है। और रूट के थ्रू जो होता है उसमें एक एग्जांपल आता है प्लांट का अगेव, तो उसके अंदर होता है। बाकी रूट के थ्रू आप देखोगे तो ये जो लहसुन होते हैं, इस लहसुन के अंदर भी होता है। प्याज में देखो तो जड़ें निकलती है, तो वहां से भी न्यू फॉर्मेशन इसमें चलता रहता है। तो रूट के थ्रू, और ये सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आता है अगेव, तो अगेव के अंदर ऐसा चलता है। चौथे नंबर पे देखोगे तो बाय स्टेम। और स्टेम के अंदर एक तो अभी अपन ने देखा था आलू के बारे में, और एक पॉइंट आप लोग और देखोगे स्टेम। और स्टेम के अंदर एक अपन ने आलू से देखा था, दूसरा एक एग्जांपल आता है मनी प्लांट। और मनी प्लांट के अंदर जैसे मनी प्लांट है, तो मनी प्लांट का एक छोटा सा टुकड़ा अपन लेते हैं, और इस टुकड़े पर ऐसे यूं थोड़ी सी नोड पाई जाती, गांठ पाई जाती है। इसको जैसे ही जमीन में डाल देते हैं, तो जमीन में डालने के बाद यहां से नए पौधे का फॉर्मेशन हो जाता है, नए पौधे का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से रूट सिस्टम बनना स्टार्ट होता है। और ये जो प्रोपेगेशन है, ये प्लांट की बॉडी के अंदर जो नोड होते हैं उससे प्रारंभ होता है। ये सेम का सेम सिस्टम बंबू में भी होता है ना, बंबू में भी होता है। तो बंबू के अंदर, बांस के अंदर ऐसा प्रोसेस होता है, जहां पे आपने देखा होगा बांस के अंदर ये जो नोड होते हैं, इस नोड को काट करके आप जमीन में डालते हो, तो इस नोड पार्ट से न्यू प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा प्रोसेस इसके अंदर पाया जाता है। ये प्रोसेस सेम का सेम जिंजर के अंदर भी होता है, गार्लिक है ना, तो इसका प्रोसेस जिंजर के अंदर ऐसा प्रोसेस होता है, जिंजर, तो उसमें भी ये प्रोसेस होता है। तो ये स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। बात आती है कि इसका एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो एडवांटेज ये है कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड प्रोड्यूस होने की क्या बोलते हैं, कैपेसिटी है ही नहीं। जैसे आप अंगूर को देखते हो, तो अंगूर में सीड पैदा करने की कैपेसिटी है ही नहीं, तो उसको आप इस मेथड के थ्रू कंटिन्यू रख सकते हो। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं, बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स को आप देखो, तो बेनिफिट्स का फर्स्ट है जिसके अंदर सीड
जनरेशन कैपेसिटी नहीं है, सीड जनरेशन कैपेसिटी अगर फिनिश हो चुकी है तो भी उन प्लांट्स को आप लोग इस विधि से, इस मेथड से आप उसको कंटिन्यू रख सकते हो। सेकंड पॉइंट है कि इस मेथड से जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत फास्ट होती है, प्रोडक्टिविटी बहुत फास्ट होती है। कैसे? तो प्रोडक्टिविटी बहुत फास्ट होती है। इस रेफरेंस में आप लोग देखें तो आलू के बीज को पैदा करो, बीज से वापस न्यू प्लांट के फॉर्मेशन को देखोगे तो लगभग 15 महीने का टाइम लग जाता है। लेकिन डायरेक्ट आपने आई बड को निकाला, आलू से जमीन में डाला, नया पौधा बनेगा तो 3 या 4 महीने में वापस प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो इससे प्रोडक्टिविटी रेट काफी हाई होती है और इसमें प्रोडक्टिविटी वैसे कंटिन्यू भी रहती है। तो ये प्रोसेस इसमें कुछ यूज लिए जाते हैं। और अगला पॉइंट है कि जो पौधे पैदा होते हैं वो हमेशा आइडेंटिकल प्लांट होते हैं, कोई उसमें वेरिएशन पैदा नहीं होता है। नो वेरिएशंस प्रोड्यूस, कोई वेरिएशन इसमें प्रोड्यूस नहीं होता। तो वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होता है, प्रोडक्टिविटी रेट काफी हाई होती है और इसके अंदर सीड जनरेशन कैपेसिटी अगर फिनिश हो चुकी है तो उनको भी आप इस प्रोसेस के द्वारा कंटिन्यू रख सकते हो। तो ये कुछ प्रोसेस इसके अंदर होते हैं। यस, अब अगला पॉइंट आता है कि ऐसा प्रोसेस जो होता है वो किस किस में किया जाता है। तो जैस्मिन, चमेली के अंदर ऐसा होता है, उसके साथ में बनाना में ऐसा होता है, ग्रेप अंगूर में ऐसा होता है। तो ये प्रोसेस जो यूज किए जाते हैं, ये प्रोसेस यूज किए जाती है जैस्मिन के अंदर, उसके साथ में ग्रेप्स के अंदर, ग्रेप्स के साथ में बनाना के अंदर। तो ये प्रोसेस मोस्टली यूज किए जाते हैं। एक पॉइंट पूछा जाता है बनाना के साथ में कि आर्टिफिशियल तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाने के कुछ मेथड्स बताइए, है ना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा भी होता है, आर्टिफिशियल मेथड्स। और आर्टिफिशियल मेथड्स जिसके द्वारा ये प्रोपेगेशन होता है, तो इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है उसमें 3 एग्जांपल रहते हैं। एक तो आता है कटिंग, दूसरी आता है लेयरिंग और तीसरा आता है ग्राफ्टिंग। 3 सिस्टम इसमें चलते हैं। एक आता है कटिंग, दूसरा आता है लेयरिंग और तीसरा होता है ग्राफ्टिंग। ये तीनों प्रोसेस है जिसको आर्टिफिशियली रूप से यूज लिए जाते हैं। तो कटिंग है, लेयरिंग है और ग्राफ्टिंग है। इन तीनों सिस्टम्स को अपन आर्टिफिशियल मेथड में यूज लेते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आता है वो रहता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या सिस्टम है इसको तुम लोग देखोगे तो मैं तुम्हें यहां दिखा देता हूं। इससे पहले इन चीजों को थोड़ा सा आप लोग नोट करो यहां पे। यस, तो आप लोगों ने इन चीज़ों को नोट कर लिया है। और नेक्स्ट अपने पास में है टिश्यू कल्चर्स। टिश्यू कल्चर को थोड़ा सा दिखा देते हैं, थोड़ा सा क्या शानदारी दिखाएंगे अपन टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर का सिस्टम जो चलता है उसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। टिश्यू कल्चर क्या है कि डेकोरेटिव प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, डिजीज फ्री कंडीशन में प्रोड्यूस करने के लिए
और बहुत फास्ट टाइम के अंदर प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए ये मेथड यूज लिया जाता है। अब इसमें मेथड में होता क्या है, जैसे कोई भी प्लांट है और वो ग्राउंड लेवल के ऊपर ऐसे लगा हुआ है, इस प्लांट से एक पार्ट को काट करके अलग करते हैं, छोटा सा पार्ट अलग किया, और ये जो पार्ट अलग करते हैं इसको कहते हैं एक्सप्लांट। ये पार्ट अलग करके इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं, और इस प्लांट के पार्ट को जब यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो ये प्लांट का एक पार्ट है जो यहाँ डाला हुआ है, और अंदर की तरफ कल्चर मीडियम डाल देते हैं। कल्चर मीडियम का मेन होता है कि इसके अंदर प्लांट को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सारे इसके अंदर होते हैं, और न्यूट्रिशन के साथ साथ में प्लांट को जितने भी हार्मोन्स चाहिए वो सारे इसके अंदर होते हैं, प्लस इसके अंदर न्यूट्रिएंट के साथ में जितने भी प्लांट को मिनरल्स चाहिए वो सारे इसमें होते हैं। कुछ इसका टेम्परेचर रेगुलेट करके रखा जाता है, वो सारी चीजें इसको फेवरेबल दी जाती है। तो ये जो एक्स प्लांट है ये डिवाइड होकर के काफी बड़ा हो जाता है, और जब ये बड़ा हो जाता है तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, और टुकड़े करने के बाद ये वही कल्चर मीडियम पड़ा है अभी तक, और छोटे छोटे इसके कर दिए हैं टुकड़े, और टुकड़े करने के बाद में इन छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं कैलस। कैलस के नाम से जानते हैं। कैलस क्या होता है, तो कैलस एक वो पार्ट है जो डी डिफरेंशिएट या नॉन डिफरेंशिएट ग्रुप ऑफ सेल है, जिसमें अभी तक सेल डिवीजन नहीं है ना, और डिफरेंशिएशन नहीं है कि कहां से रूट बनेगी कहां से शूट बनेगा, ऐसा कुछ भी इसमें फिक्स नहीं है, तो उसको कहते हैं कैलस। कैलस क्या है तो नोट करते हैं, ग्रुप ऑफ नॉन डिफरेंशिएटेड सेल है ना, ग्रुप ऑफ नॉन डिफरेंशिएटेड सेल। ऐसे सेल जिसके अंदर कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं है तो उनको अपन कैलस कहते हैं। इस कैलस के ऊपर डाल देते हैं अब हार्मोन डालते हैं, और जब हार्मोन्स डालते हैं तो इसमें ऑक्सिन हार्मोन जब यूज करोगे तो इससे रूट बनती है, और इसके ऊपर साइटोकाइनिन यूज करोगे तो साइटोकाइनिन यूज करने पर इसमें से शूट बनता है, और छोटे छोटे यहाँ से बनते हैं प्लांटलेट्स, और इन प्लांटलेट्स को अपन फेवरेबल कंडीशन देने के बाद में जमीन में आगे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। एक प्लांट का जो सिंगल टिश्यू है उसको कल्चर करके नए पौधों को तैयार किया जाता है, तो ये टिश्यू कल्चर होता है। ये जो एक्सप्लांट अलग करते हैं, सेपरेट जो करते हैं, ये सेपरेट किया हुआ जो पार्ट है वो हमेशा मेरिस्टेम पार्ट होता है। मेरिस्टेम का मतलब कोई भी प्लांट है उसका सबसे टिप पार्ट होता है, और इस टिप पार्ट के अंदर सेल डिवीजन इतना फास्ट होता है कि उसमें कोई भी बैक्टीरिया होगा, कोई भी वायरस होगा, तो प्लांट की सेल की स्पीड के साथ वो खुद को डेवलप नहीं कर पाता है। इसलिए इस मेथड से जितने भी प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वो सारे के सारे डिजीज फ्री प्लांट होते हैं ना। तो यहां से सारे के सारे डिजीज फ्री प्लांट्स पैदा किए जाते हैं, और उसके साथ डेकोरेटिव प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। तो डेकोरेटिव प्लांट्स भी है, डिजीज फ्री प्लांट्स है, इन सारे मेथड के अंदर इसका यूज करते हैं। बातें समझ में आ गई होगी। और इसमें आर्टिफिशियल मीडियम डालते हैं जिसको कल्चर मीडियम भी कहते हैं, और ये सारा इसमें प्रोसेस होता है। नो प्रॉब्लम। यस, अब अपन लोग चलते हैं आगे, और अगला पॉइंट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी सारे पॉइंट अपन ने पढ़े हो चुके हैं कंप्लीट। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ऑर्गेनिज्म के अंदर चलता है तो उसके अंदर एक तरफ मेल की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरी तरफ फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है। मेल जब है तो मेल के अंदर बनता है स्पर्म, और फीमेल के अंदर बनता है ओवम, या इसको अपन एग भी कहते हैं। ये स्पर्म और एग दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है, जाइगोट से आगे जाकर के एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो आगे जाकर के चाइल्ड में डेवलप हो जाता है, और ये चाइल्ड का आगे बर्थ हो जाता है,
न्यू एक ऑफ स्प्रिंग पैदा हो जाती है। तो ये वेजिटेटिव क्या ना, ये चलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्रोसेस चलता है तो इसके अंदर मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, मेल और फीमेल के गैमेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इन कंप्लीट प्रोसेस से होते हुए जब नए जीव का पैदाइश होती है, प्रोड्यूस होता है, सो दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसके अंदर मेल और फीमेल के गैमेट अपन यूज लेते हैं, और मेल और फीमेल के जो गैमेट होते हैं इनको अपन स्पर्म और ओवम कहते हैं। तो इस स्पर्म को कहते हैं मेल जर्म सेल, इसको कहते हैं मेल जर्म सेल, और इसको कहते हैं फीमेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल कहते हैं। तो एक तरफ है मेल जर्म सेल और दूसरी तरफ है फीमेल जर्म सेल। तो यहां से न्यू रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। एक चीज और ध्यान रखोगे, जो फीमेल होती है उसमें क्रोमोसोम डबल होते हैं, लेकिन ओवम के अंदर क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। मेल के अंदर क्रोमोसोम 46 होते हैं एक सेल में, लेकिन स्पर्म बनने पर उसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखोगे, मेल और फीमेल इन दोनों के अंदर क्रोमोसोम डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में होते हैं, डिप्लोइड स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन यहां पर क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं तो उसको अपन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यस, अब अपन इनके पार्ट्स को जब आगे लेकर के चलते हैं तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। फ्लावर जिसमें होते हैं तो उन प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन sexual reproduction in flowering plants, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में चलता है, इनको आप लोग देखोगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्लावर की स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, देखोगे ध्यान से और बनाओगे अच्छे से। फ्लावर की स्ट्रक्चर एकदम बढ़िया वाली बनाओगे। क्या याद करोगे तुम लोग भी, सर क्या स्ट्रक्चर बनाई है शानदार वाली। ये भी मजे ले रहा है, ले मजे ले, वाह। यहां इसका सेंसर यस काम कर गया। ये फ्लावर हो चुका है कंप्लीट। अंदर की तरफ यहां अपन दिखा देते हैं ओव्यूल की स्ट्रक्चर, और इस ओव्यूल के अंदर होती है टोटल 7 सेल, और इसमें न्यूक्लियस होते हैं टोटल 8। अब देखना, ये जो फ्लावर है इस फ्लावर का मैं कर देता हूं कुछ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जब अपन चलते हैं तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूं इस स्ट्रक्चर को, और इसको कहते हैं एंथर सैक, एंथर सैक कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं फिलामेंट, फिलामेंट। और ये स्ट्रक्चर जहां पे एंथर सैक फिलामेंट के साथ में जुड़ता है तो उसको कहते हैं कनेक्टिव, कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। और ये तीनों पार्ट जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और इसको अपन कहते हैं स्टेमेन, स्टेमेन कहते हैं। स्टेमेन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर यहां पे देखोगे तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा कहते हैं। इस इतनी सी स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टाइल, स्टाइल। और ये नीचे की जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं ओवेरी, ओवेरी। और इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला करके नाम देते हैं पिस्टिल, पिस्टिल। ये पिस्टिल की स्ट्रक्चर है।
ये अंदर की जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं ओव्यूल। अंदर की स्ट्रक्चर ओव्यूल होती है, और इस ओव्यूल में देखोगे तो ओव्यूल में होती है टोटल 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं। ऐसे प्लांट के अंदर ये जो बाहर का पार्ट है, बाहर का पार्ट एक होता है सेपल और एक होता है पेटल। तो बाहर की स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सेपल और ये स्ट्रक्चर होती है, इनको कहते हैं पेटल। तो ये सेपल और पेटल होता है। नीचे का जो पार्ट है इसको कहते हैं थैलेमस, थैलेमस के नाम से जानते हैं। तो ये कंप्लीट एक फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। यस, अब देखोगे ऐसे प्लांट जिनके अंदर फीमेल पार्ट मेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं तो उनको कहते हैं, ऐसे प्लांट को कहते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल प्लांट के नाम से जानते हैं। तो बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके अंदर ओनली या तो फीमेल पार्ट होगा या ओनली उसके अंदर मेल पार्ट होता है। तो ऐसे प्लांट्स को कहते हैं मोनोसियस प्लांट। तो यूनिसेक्सुअल होता है और बाइसेक्सुअल, दो टाइप के प्लांट होते हैं। तो एक प्लांट के अंदर देखोगे तो उसमें सेपल, पेटल, स्टेमेन और पिस्टिल, ये 4 इसके अंदर मेन पार्ट होते हैं। और जिसमें कंप्लीट होते हैं तो उसको अपन कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसके अंदर ओनली मेल पार्ट होता है या फिर ओनली फीमेल पार्ट होता है, तो उसको अपन कंप्लीट फ्लावर नहीं कहते हैं। यस, तो इसको अपन आगे डिवाइड करते हैं। तो प्लांट्स में जो फ्लावर लगते हैं वो फ्लावर 2 टाइप के होते हैं। एक तो फ्लावर होता है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल। 2 टाइप के फ्लावर होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर एग्जाम्पल याद रखोगे, एक तो नाम आता है इसमें पपाया और दूसरा नाम आता है इसमें वाटरमेलन। तो पपाया और वाटरमेलन है। बाइसेक्सुअल प्लांट के अंदर याद रखोगे, एक तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है हिबिस्कस जिसको कहते हैं, है ना। हिबिस्कस क्या बोलते हैं, सूरजमुखी ऐसा कुछ बोलते हैं, नहीं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, यस, वो होता है, गुड़हल होता है। और एक नाम आता है मस्टर्ड यानी सरसों जिसको कहते हैं। तो एक इसमें नाम होता है मस्टर्ड और दूसरा इसके अंदर होता है हिबिस्कस, मस्टर्ड। इधर की तरफ पपाया और वाटरमेलन, ये इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल है। तो ये फ्लावर रहते हैं जो यूनिसेक्सुअल भी है और उसके साथ में बाइसेक्सुअल भी होते हैं। आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल के अंदर जो प्लांट के अंदर मेल पार्ट होते हैं, मेल पार्ट जिसको अपन स्टेमेन कहते हैं, इस स्टेमेन के अंदर 3 पार्ट होते हैं, है ना। मोस्टली इसमें 2 ही पार्ट होते हैं। तो एक नाम होता है इसका एंथर सैक। इस एंथर सैक के अंदर कुछ येलो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको कहते हैं पोलेन ग्रेन्स कहते हैं। पोलेन ग्रेन्स, जो एक येलो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर बनती है एंड दैट इज कॉल्ड पोलेन ग्रेन्स। और दूसरा होता है फिलामेंट और इस फिलामेंट के ऊपर ये एंथर सैक अवेलेबल होता है। दूसरा जो इसका पिस्टिल पार्ट होता है या जो फीमेल पार्ट होता है, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर का पार्ट होता है जिसको अपन स्टिग्मा कहते हैं, और स्टिग्मा वो पार्ट होता है जिसके ऊपर पॉलिनेशन के बाद में जो पोलन ग्रेन है उसको वहां पे बियर किया जाता है, धारण करते हैं। बीच का जो इलोंगेटेड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्टाइल, और थर्ड जो इसका पार्ट होता है नीचे की तरफ जो काफी यूं स्वेल्ड पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट होता है, और उसको अपन कहते हैं ओवरी। तो इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी 3 पार्ट इसके अंदर रहते हैं। और पिस्टिल जो है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमेशा फ्लावर के सेंटर में होता है और फ्लावर के सेंटर में होता है। तो ये 3 पार्ट से डिवाइड होता है। स्वेलन बॉटम जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ओवरी, और इस ओवरी के अंदर ओव्यूल भी होता है। ओके, तो ये इसमें सिस्टम रहता है। तो इस डायग्राम को वापस देख लो, ये है एंथर सैक, और इस एंथर सैक के ऊपर येलो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर बनती है दैट इज कॉल्ड पोलेन ग्रेन्स। तो यहाँ जो ये स्ट्रक्चर बनती है, इन स्ट्रक्चर को कहते हैं पोलेन ग्रेन्स कहते हैं, पोलेन ग्रेन्स। अब देखना, प्लांट में जब रिप्रोडक्शन होगा तो ये पोलेन ग्रेन ट्रांसफर होकर के पहुंच जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, और जब पोलेन ग्रेन मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक ट्रांसफर होते हैं, इस ट्रांसफर होने की प्रोसेसिंग को कहते हैं पॉलिनेशन। ये जो प्रोसेस हुआ है इस प्रोसेस को पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। तो अपन अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन,
तो पॉलिनेशन को अपन डिफाइन करवाते हैं द ट्रांसफरिंग ऑफ मेल गैमेट, यानी कि जो पोलन ग्रेन है लिखते हैं व्हेन पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर sac to stigma of pistil is called pollination। तो ये पॉलिनेशन होता है। और प्लांट के अंदर देखोगे तो पॉलिनेशन होता है दो टाइप का, और पॉलिनेशन जो दो टाइप का होता है, ये एक तो होता है प्लांट खुद के द्वारा, तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और कई बार इस पॉलिनेशन के अंदर कुछ फैक्टर यूज किए जाते हैं जिससे होता है क्रॉस पॉलिनेशन। कई बार क्या है कि प्लांट के अंदर खुद पॉलिनेशन हो ही नहीं पाता है, तो किसी न किसी हेल्परी फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ये फ्लावर की स्ट्रक्चर है और ये फ्लावर खुद अपने पोलन ग्रेन को यहाँ खुद ट्रांसफर करवाता है, तो इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। कई बार प्लांट में फ्लावर के अंदर कुछ बैरियर होते हैं, तो ये पोलन ग्रेन प्लांट खुद ट्रांसफर नहीं करवाता है, तो किसी न किसी एजेंट की रिक्वायर होती है। और एजेंट के अंदर एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड्स हो सकते हैं, तो किसी न किसी एजेंट के थ्रू ये जब होता है तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जब होता है तो इसमें प्लांट खुद इवॉल्व भी होता है, प्लांट खुद इसमें इन्वॉल्व होता है। क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो किसी न किसी एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और एजेंट्स में एयर हो सकता है, एजेंट्स में बर्ड्स हो सकती है, एजेंट्स के अंदर बर्ड्स के साथ साथ में वाटर हो सकता है, एजेंट्स के अंदर कोई न कोई इंसेक्ट्स हो सकते हैं। तो इन सभी के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो उसको अपन क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब अगला पॉइंट आता है कि इनके अंदर जब पॉलिनेशन हो जाता है तो क्या होता है। तो आफ्टर पॉलिनेशन जैसे ही हो गया तो पॉलिनेशन के बाद में क्या क्या प्रोसेस होते हैं तो मैं दिखाता हूं डायग्राम के थ्रू। मान लो कोई एक प्लांट बॉडी है और ये प्लांट की बॉडी है जिसमें ये है इसका पिस्टिल पार्ट जिसको अपन फीमेल पार्ट कहते हैं, ये इसका नीचे ओवरी है और ये इसका थैलेमस है और ये एक प्लांट की बॉडी है। जैसे ही इसके ऊपर पॉलिनेशन होगा तो यहाँ पे पोलन ग्रेन पहुंच जाता है। इस पोलन ग्रेन से यहाँ पर एक छोटी सी ट्यूब बनती है और ये पतली सी ट्यूब दैट इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। ये पतली सी ट्यूब बनती पोलन ट्यूब। इधर की तरफ होता है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, नीचे की तरफ एग सेल होती है, ऊपर की तरफ एंटीपोडियल सेल होती है। तो ये पोलन ट्यूब जाकर के यहाँ पर पहुंच जाती है और इस पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट होते हैं। अब इसके अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। एक मेल गैमेट आकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और एक मेल गैमेट आकर के इसमें एग सेल के साथ में आकर के जुड़ता है और जुड़ने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन और ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ओवरी में। ओवरी के अंदर भी ये प्रोसेस होता है ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल के अंदर जब इसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो इससे बनता है एंडोस्पर्म और इससे बनता है एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और ये दोनों मिलकर के आगे सीड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, तो इससे सीड बन जाता है। तो सीड बन जाता है और जो बाहर की ओवरी है ये ओवरी खुद मैच्योर होने पर, फर्टिलाइजेशन होने पर, मैच्योर होने पर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान रखोगे प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवरी जो होती है दैट विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल दैट विल कन्वर्ट इनटू सीड। ये पॉइंट आते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद में होता क्या है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाती है, बाकी सारे के सारे पार्ट वहां से रिमूव हो जाते हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं आगे सीड के ऊपर। ये है अपने पास में सीड और सीड को देखोगे तो ये मेरे पास में डाइकोटिलिडन्स सीड है और डाइकोटिलिडन्स सीड की स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो डाइकोटिलिडन्स जो सीड होती है उन डाइकोटिलिडन्स सीड के अंदर की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। ये है इसका कोटिलिडन्स, ये कोटिलिडन्स है
अंदर की जो स्ट्रक्चर है ये है इसका एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, तो ये इसमें एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर है। और जब एम्ब्रियो के अंदर जर्मिनेशन होता है, इस सीड को जब अपन सॉइल में डाल देते हैं तो यहां से दो स्ट्रक्चर बनती है, एक बनती है प्लूम्यूल, प्लूम्यूल, और एक बनती है रेडिकल्स, रेडिकल्स। तो प्लूम्यूल और रेडिकल्स दो स्ट्रक्चर बनती है। ये जो रेडिकल्स है यहां से रूट का फॉर्मेशन होता है। जब इसमें जर्मिनेशन होता है सीड के अंदर, जर्मिनेशन, जब आप जिस सीड को जमीन में डाल देते हो, जब नया पौधा बनता है, उगता है, तो अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन जब होता है तो यहाँ रेडिकल से रूट बनता है, और प्लूम्यूल जो पार्ट है वहां से इसमें शूट पार्ट बनता है या फिर अपर पार्ट बनना स्टार्ट होता है। तो ये प्लांट बॉडी के अंदर प्रोसेसेस यहाँ पे चलती है और ये प्रोसेस हो चुके हैं खत्म। ओके, तो प्लांट का मामला हो चुका है खत्म। आगे अपन बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे, किस टाइप में होता है। यस, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के रेस्पेक्ट में चले तो सबसे पहले जिस टाइप में प्लांट्स थे, तो प्लांट्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन से पहले कुछ प्रिपरेशन हो रहा था, तो वैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रिपरेशन होना जरूरी है, जिसमें अपन अपनी बॉडी को खुद को रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर कर पाते हैं, टॉलरेट कर पाते हैं। तो बॉडी में कुछ चेंजमेंट होते हैं, और चेंजमेंट जब होता है तो बॉडी की ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है, फिजिकली मेंटली अपन उस चीज के लिए प्रिपेयर हो पाते हैं, प्लस अपने जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है वो भी मैच्योर हो पाते हैं। तो ये जो एक पीरियड गुजरता है जिसमें अपन रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर होते हैं, तो उस पीरियड को, उस टाइम ड्यूरेशन को अपन कहते हैं, जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन जिसमें अपन रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो पाते हैं, तो उस पीरियड को कहते हैं प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। और ये जो प्यूबर्टी का प्रोसेस है, इस प्यूबर्टी के प्रोसेस में अपन खुद प्रिपेयर हो पाते हैं। जब प्रिपेयर होते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर खूब सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पैदा होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोड्यूस होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इसके अंदर होते हैं प्रोड्यूस। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब प्रोड्यूस होते हैं तो इसको तुम लोग ध्यान रखोगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि अपनी बॉडी के ऊपर कुछ हेयर ग्रो होने स्टार्ट होते हैं, है ना। बॉडी के ऊपर सबसे पहले तो बॉडी पर कुछ हेयर ग्रो करने स्टार्ट करते हैं। बॉडी के ऊपर आप देखोगे तो काक के अंदर, जिसको आर्मपिट कहते हैं, वहां पर, या फिर जो जेनाइटल एरिया है, जनन अंग है, वहां पर कुछ हेयर ग्रो होने स्टार्ट होते हैं। सेकंड पॉइंट है कि अपनी जो स्किन है वो ऑयली होनी स्टार्ट हो जाती है, स्किन ऑयली होनी स्टार्ट हो जाती है। ऑयली स्किन होने के साथ में बॉडी पर कुछ पिंपल्स निकलने स्टार्ट होते हैं। मेल है तो मेल के अंदर मुस्टेक्स निकलनी स्टार्ट होती है, और मुस्टेक्स के साथ में बियर्ड, जो दाढ़ी है, वो निकलनी स्टार्ट होती है। तो स्किन ऑयली हो जाती है, उसके साथ में मुस्टेक्स या फिर बियर्ड, तो ये निकलनी स्टार्ट होती है मेल के अंदर, और उसके साथ चेहरे के ऊपर कुछ पिंपल्स बनने भी स्टार्ट हो जाती है ना। ये पॉइंट हो जाता है। फीमेल जो होती है उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स, है ना, तो वो भी सिक्रेट करना स्टार्ट कर लेती है। तो फीमेल है तो फीमेल के अंदर आप लोग देखोगे तो उसमें ब्रेस्ट, है ना, जो ब्रेस्ट पार्ट है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके साथ साथ में, ब्रेस्ट पार्ट के साथ साथ में, उसके अंदर जो निप्पल की साइज होती है वो भी इंक्रीज करनी स्टार्ट करती है मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर। तो और उसके साथ में फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर जो ब्रेस्ट है, तो ब्रेस्ट की साइज इंक्रीज करती है, और ब्रेस्ट की साइज इंक्रीज करने के साथ में जो निप्पल होते हैं वो भी थोड़े डार्कन इन कलर्स हो जाती है, डार्कन इन कलर्स, कलर में थोड़े से गहरे हो जाते हैं। उसके साथ फीमेल जो बॉडी होती है, उस फीमेल बॉडी के अंदर पर मंथ एक एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और एग का फॉर्मेशन जब स्टार्ट होता है तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल।
तो इसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलना प्रारंभ हो जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलना स्टार्ट होता है। उसके साथ में जो वॉइस है उसके अंदर देखोगे तो जो मेल है उसकी वॉइस के अंदर थोड़ा सा पिच बढ़ना स्टार्ट होता है, और फीमेल की जो वॉइस है वो थोड़ी सी थिक होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वॉइस भी चेंज होनी स्टार्ट होती है, वॉइस चेंज हो जाती है। और वॉइस चेंज होने के साथ साथ में मेल है तो मेल के अंदर जो पेनिस है उसमें इरेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है, और उसके साथ में डे ड्रीम एट नाइट भी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके साथ जो मेल का पेनिस है उसमें इरेक्शन आने स्टार्ट हो जाती है, और नाइट के अंदर डे ड्रीम आने स्टार्ट हो जाती है, डे ड्रीम्स एट नाइट ये स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जो मेल और फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर। और जब प्यूबर्टी का टाइम चलता है तो उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, टिश्यू है, वो खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले अपन बनाते हैं इसका डायग्राम, और डायग्राम तुम लोग देखोगे अच्छे से कैसे कैसे बनता है। मेल डायग्राम के अंदर आप लोग यहाँ से स्टार्ट करोगे, और स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला पॉइंट रहेगा आप लोग बनाओगे यहाँ पर पेनिस। ओके, ये तुम लोग यहाँ पे बना दोगे पेनिस। ये पेनिस का हो जाएगा ऊपर का माउथ पार्ट, और हेड पार्ट के बाद में यहाँ पे तुम लोग बनाओगे टेस्टिज, इस पार्ट को यहीं दोगे। ये पीछे का पोर्शन है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो ये पीछे का पोर्शन आप लोग यहाँ तक दोगे और इसको यहाँ दे दोगे। ओके, ये एक मोटा सा पार्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है, मोटा मोटा मतलब। और फिर इस पार्ट को आप ऐसा दिखाओगे, अंदर की तरफ दिखा दोगे कुछ ऐसे स्पर्म, ये अंदर की तरफ कुछ अपन ने स्पर्म दिखा दिए। और स्पर्म दिखाने के बाद में यहाँ से तुम लोग एक अपलिफ्ट करोगे ट्यूब, यहाँ पे कुछ एपिडाइडिमिस स्ट्रक्चर होती है, और ये बाहर की जो स्ट्रक्चर है इसको अपन स्क्रोटम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, उस ट्यूब को काफ़ी ऐसे यूँ घुमा के यहाँ पे एक छोटी सी ग्लैंड और होती है, और ग्लैंड के बाद में यहाँ पे आकर के यूरिन वाला पार्ट भी आकर के ऐड हो जाता है। ये यूरिन पार्ट आकर के यहाँ पे ऐड हो गया। फिर यहाँ से जैसे चलते हैं तो आगे की तरफ एक ग्लैंड्स और रहती है, इस ग्लैंड्स के अंदर से होकर के और ये यूरेथ्रा पार्ट आकर के यहाँ खुल जाता है। खत्म, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसका अपन नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। नोमेनक्लेचर के अंदर देखोगे तो ये है सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, इसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ये जो दिख रही है ट्यूब, इसका नाम है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस है। ये है पेनिस, और इस पेनिस के अंदर का जो ट्यूब है इसको कहते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। ये है अंदर का पार्ट, इसको कहते हैं टेस्टिज, और इस टेस्टिज का जो बाहर का आवरण है इस आउटर को कहते हैं स्क्रोटम, स्क्रोटम कहते हैं। इधर की तरफ आप देखोगे तो ये जो ट्यूब है, क्या ना ग्लैंड, इसका नाम है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल कहते हैं। बाकी ये जो ग्लैंड रहती है इस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, तो इसको प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। बाकी इसमें कुछ पूछा नहीं जाता है, ये इतने ही पॉइंट पूछते हैं जो कि यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो नली रहती है, ये नली किडनी से जुड़ी हुई रहती है, जिसको अपन यूरेटर कहते हैं, यूरेटर, तो इसको ये नाम देते हैं। तो ये पार्ट तुम्हारा हो चुका है कंप्लीट। अब एग्जाम में पूछने लायक यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, एक वो ध्यान दोगे। एक तो क्वेश्चन आता है कि मेल के अंदर जो टेस्टिज होते हैं वो आउट ऑफ द बॉडी क्यों लोकेटेड होते हैं, बॉडी के इनसाइड क्यों नहीं होते। तो इसका तुम लोग आंसर नोट करते हो कि अपनी बॉडी के अंदर जो टेस्टिज होते हैं वो टेस्टिज आउट ऑफ द बॉडी होते हैं, आउट ऑफ बॉडी होते हैं। और आउट ऑफ द बॉडी इसलिए होते हैं क्योंकि इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना, शुक्राणु बनते हैं। और स्पर्म का फॉर्मेशन होने के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो टेम्परेचर इसके अंदर होता है स्पर्म का फॉर्मेशन,
और स्पर्म का जब फॉर्मेशन होता है तो उसको लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। और लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के कारण ये जो टेस्टिज है ये बॉडी से बाहर होते हैं, क्योंकि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर काफी हाई है और बाहर का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस डाउन होता है, इसलिए बाहर इसमें स्पर्म फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये बाहर रहते हैं। फिर ये जो मेल के अंदर टेस्टिज है, इसके अंदर स्पर्म का जब फॉर्मेशन होता है तो ये स्पर्म एक मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, मोटाइल स्ट्रक्चर होती है। और मोटाइल स्ट्रक्चर का मतलब ये एक मूवेबल स्ट्रक्चर होती है जिसमें मोशन हो सकता है। और ये मूवेबल या मोटाइल स्ट्रक्चर जब होती है तो इसकी स्ट्रक्चर दिखने में होती है कुछ इस टाइप की। और इस टाइप की जब स्ट्रक्चर होती है तो ये इसका होता है हेड पार्ट, और ये है इसका मिडल पार्ट, और ये है इसकी टेल। और ये टेल जो होती है ये इसको मोशन देती है, इसको गति करवाने में हेल्प करती है। ओके, और ये इसका मिडल पार्ट है जिसके अंदर इसका क्रोमोसोम और एनर्जी का पावर होता है पूरा। तो ये मेल का पार्ट इतना ही पूछा जाता है। और मेल के अंदर एक तो पूछते हैं कि कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, तो इसके अंदर एक तो टेस्टिज होता है, दूसरा इसके अंदर पेनिस होता है, और तीसरी इसके अंदर वास डिफरेंस होती है। खत्म। ये जो टेस्टिज है इसके अंदर मेल जर्म सेल बनती है, और मेल जर्म सेल को अपन कहते हैं स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। सेकंड, टेस्टिज आउट ऑफ द बॉडी होते हैं, कारण इंटरनल टेम्परेचर ज्यादा स्पर्म बनना पॉसिबल नहीं है, इसलिए होते हैं बाहर ताकि वहां पे स्पर्म बन जाए। थर्ड पॉइंट, मेल के अंदर जो टेस्टिज है, इस टेस्टिज से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है जिसको अपन कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और इस टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन के थ्रू बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पैदा होते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है इसको मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कहते हैं, ध्यान रखोगे। ओके, उसके बाद में ये जो इधर की तरफ सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड है, इनसे एक फ्लूइड लाइक लिक्विड बनता है, और इस फ्लूइड लाइक लिक्विड स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं सीमन। और ये जो सीमन स्ट्रक्चर होती है, ये सीमन स्ट्रक्चर फ्लूइड जो बनता है उसको अपन सीमन कहते हैं। और सीमन जब रिप्रोडक्शन के अंदर इंटरकोर्स होता है तो मेल का पेनिस जब सीमन को फीमेल पार्ट के अंदर पहुंचाता है तो वहां पे स्पर्म को मोशन करने के लिए, स्पर्म को मूव करने के लिए लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करने का काम सीमन करता है। ओके, ये सारी चीजें नोट्स के अंदर अवेलेबल है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं। आप ऐप के अंदर जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहां जाकर के आप लोग एक्सेस कर सकते हो। सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स आप अपने मोबाइल में ले सकते हो, देख सकते हो। ओके, तो ये स्पर्म को मोशन करने के लिए जो सीमन है वो एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसका जो पीएच रेंज होता है वो थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है, 7.4 यानी 7 से थोड़ा सा हाई रहता है। तो ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन अगर देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहले बनाते हैं डायग्राम, और डायग्राम की स्ट्रक्चर है ऐसी। डायग्राम आप बनाओगे तो सबसे पहले अंदर से आप लोग बनाओगे उसका यूट्रस। तो यूट्रस की स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं ऐसे, और ऐसे बनाने के बाद यहाँ पे आ जाएगी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की स्ट्रक्चर को अपन बनाते हैं ऐसे। ये फैलोपियन ट्यूब को अपन यहाँ से ऐसे बना देते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब इधर की तरफ भी अगेन बना देते हैं फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब बनाने के बाद में फैलोपियन ट्यूब है, इसके बाद में यहाँ से बनता है डायरेक्ट यूट्रस। ये यूट्रस यहाँ आ चुका है, ये यहाँ से यूट्रस यहाँ आ चुका है। यूट्रस के बाद में इस पोर्शन को जाने देते हैं नीचे की तरफ, और ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को यहाँ से कुछ ऐसा बना देते हैं। ओके, ये ऊपर का पार्ट हो जाएगा। यहाँ से इस पोर्शन को सीधा लेके आते हैं, यहाँ से इस पोर्शन को सीधा लेके आते हैं। इस ऊपर के पोर्शन को कुछ इस टाइप से ऐसे डिवाइड करके दिखाते, ऐसे यूं आउट ग्रोथ के अंदर दिखा देते। ये पोर्शन जहां आकर के खुलते हैं तो इन पोर्शन के खुलने के
स्थान पर इस टाइप का एक लॉकिंग सिस्टम बनाते हैं और ये यहाँ से वेजाइना बन जाती है। वेजाइना के बाद में ये इसका आउटर पार्ट ये रह जाता है। फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे होता है ओवरी सिस्टम। यहाँ पे होता है ओवरी सिस्टम। एक ओवरी हो गई है बड़ी और एक ओवरी हो गई है छोटी। यस, तो यहाँ पे अपन बनाते हैं ओवरी और ओवरी को देखोगे तो ये ओवरी यहाँ पे अब लगभग ठीक है। यस, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फीमेल का अपन नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर के अंदर ये जो पार्ट है इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब के बाद ये जो पार्ट है इसको कहते हैं एम्पुला पार्ट। एम्पुला पार्ट कहते हैं जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। इस पार्ट को कहते हैं ओवरी और ये ओवरी फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये फीमेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जहां से ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। और जब ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है तो ये ओव्यूल को कहते हैं फीमेल जर्म सेल। इसको फीमेल जर्म सेल के नाम से जानते हैं। तो फीमेल जर्म सेल बनती है। इस ओवरी से दो फीमेल हार्मोन बनते हैं। एक का नाम होता है एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो फीमेल हार्मोन बनते हैं। यस, और आप देखोगे यहाँ पे तो एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या पॉइंट पूछे जाते हैं उसको अपन क्लियर करते हैं, है ना। तो इसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है और इसमें दो फीमेल हार्मोन्स भी बनते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है कि फीमेल के अंदर जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है तो प्यूबर्टी स्टार्ट होने पर फीमेल पार्ट के अंदर आप देखोगे तो ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर जब बच्ची का जन्म होता है, किसी भी लड़की का जब जन्म होता है तो बाई बर्थ जन्म से ही इसके अंदर खूब सारे अंदर ओवम अंदर से होते हैं, बट वो सारे के सारे इमैच्योर होते हैं। लेकिन जैसे इसके अंदर मैच्योरिटी आती है, प्यूबर्टी आती है, तो हर मंथ एक एग यहाँ से मैच्योर होता है। और हर मंथ एक एग जब मैच्योर होता है तो मैच्योर होने की प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। पर मंथ एक एग यहां से मैच्योर होता है और मैच्योर होने की प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसमें पर मंथ एक एग यहां से मैच्योर होता है। और मैच्योर होने के बाद में ये जो इलास्टिक पार्ट है, इस इलास्टिक पार्ट को अपन कहते हैं यहाँ पे यूटेरस के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं वेजाइना पार्ट। वेजाइना पार्ट के बाद में ये जो पार्ट रहता है इसको कहते हैं सर्विक्स पार्ट। और ये जो अंदर के पार्ट है इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये एंडोमेट्रियम पार्ट होता है। एंडोमेट्रियम पार्ट के बाद में एंडोमेट्रियम, ये पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम की आउटर लेयर हो जाती है। और ये ऊपर का पार्ट जो रहता है इसके अंदर, इसको नाम देते हैं फंडस पार्ट। फंडस पार्ट रहता है। ये इसके अंदर अगेन फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब है और ये इसके अंदर ओव्यूल क्या बोलते हैं, ओवेरी है। तो ये सारे के सारे पार्ट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। यस, अब बात आती है कि पर मंथ जब एग मैच्योर होता है तो उसको अपन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानते हैं। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब होता है और अगर इंटरकोर्स हो गया, अगर पेनिस यहाँ आकर के उसने अगर स्पर्म छोड़ दिए तो ये स्पर्म यहाँ से मोशन करते हुए एग तक पहुंचते। मान लो एग यहाँ पे बैठा है और यहाँ से स्पर्म जाकर के इसके पास में मिल गया तो ये स्पर्म इस एग का एनकाउंटर कर देता है। और जैसे ही स्पर्म प्लस एग दोनों आपस में फर्टिलाइज होते हैं, यानी जैसे ही स्पर्म एग का एनकाउंटर करता है तो इस एनकाउंटर के प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन जब होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। और फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद में अगली स्ट्रक्चर बनती है, उसको कहते हैं एम्ब्रियो
जिसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर, एग और स्पर्म दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो आगे जाकर के सेल डिवीजन के थ्रू चाइल्ड में कन्वर्ट होता है और चाइल्ड में कन्वर्ट होने पर इसका बर्थ हो जाता है, जन्म हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि यहां पे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो क्या होगा, है ना, फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो क्या होगा, तो ये जो फर्टिलाइजेशन है इसके जस्ट बाद तो बनता है जाइगोट, जाइगोट बनता है। और जाइगोट ध्यान रखोगे एक 2n स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, जबकि स्पर्म एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, एग एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, जबकि जाइगोट एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। एम्ब्रियो, चाइल्ड सारे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में होते हैं। ओके, तो अगर यहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो क्या होगा, तो अपन बात करते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो क्या होगा, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड सो व्हाट देन बी हैपन, तो उस टाइम क्या होता है, तो उसको भी अपन देखते हैं। एक चीज और है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है आगे प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो इस पार्ट के अंदर बच्चा आ जाता है और बच्चे और माँ के बीच में एक स्ट्रक्चर जुड़ती है जो इस बच्चे को लगातार न्यूट्रिशन देती रहती है, ब्लड सप्लाई देती रहती है। तो ये बीच में जो स्ट्रक्चर जुड़ती है इसको कहते हैं प्लेसेंटा। क्या, प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। तो अगला पॉइंट आता है कि प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा को अपन डिफाइन अगर करें तो प्लेसेंटा को डिफाइन करते हैं कि जब बच्चा या फिर एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो यूट्रस में होता है, यूटेरस में होता है, तो एम्ब्रियो और यूट्रस के बीच में एक कैनाल लाइक टिश्यू स्ट्रक्चर, कैनाल लाइक टिश्यू स्ट्रक्चर बीच में एक बाइंड होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बीच में जाकर के जुड़ जाती है। और वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है वो मदर की बॉडी से इस एम्ब्रियो को, है ना, एम्ब्रियो और यूट्रस के बीच में कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एम्ब्रियो को या चाइल्ड को न्यूट्रिशन देती रहती है, इम्यून सिस्टम देती है, ऑक्सीजन देती है, ब्लड की सप्लाई देती है और उसके साथ में वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको भी रिमूव करती है। तो इस कैनाल लाइक स्ट्रक्चर को अपन प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्लेसेंटा है, ये जो अंदर एम्ब्रियो है या फिर जो चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको ये ऑक्सीजन देने का काम करती है, उसको इम्यूनिटी देने का काम करती है, उसको ब्लड सप्लाई देने का काम करती है और ब्लड सप्लाई के साथ साथ में उसको ये क्या प्रोवाइड करती है, इसके जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, उसको ये रिमूव करवाने का भी वर्क करती है। तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को रिमूव करती है। तो ये सारा प्रोसेस इस प्लेसेंटा के थ्रू होता है। प्लेसेंटा के बाद पूछा जाता है कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो तो क्या होगा, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, एग अगर फर्टिलाइज्ड नहीं हो तो क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। देखिए मामला कुछ यूं है, जैसे ये फीमेल पार्ट है और फीमेल पार्ट के अंदर ये यूट्रस है और यूट्रस के अंदर ये वेजाइना है, ये इंटरनल सरफेस है और ये सर्विक्स पार्ट है, ये वेजाइना यहाँ पे है, ये यहाँ पे है फैलोपियन ट्यूब और ये है यहाँ पे ओवरी। इस ओवरी से निकलता है एग, ये एग निकला और फैलोपियन ट्यूब में आ गया। लेकिन फैलोपियन ट्यूब में आकर के एग बैठा है बट इस एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब इस एग का एन काउंटर नहीं हुआ। तो एन काउंटर जब नहीं होता है तो यहाँ पे एग का जब फॉर्मेशन मैच्योरेशन प्रारंभ होता है तो ये एंडोमेट्रियम भी काफी थिक हो जाती है, क्योंकि इनको पता है कि जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो आगे यहाँ पर जाइगोट आएगा, एम्ब्रियो आएगा, तो उसको बियर करना पड़ेगा, उसको धारण करना पड़ेगा, उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा और उसको नरिशमेंट देना पड़ेगा। उसके लिए एंडोमेट्रियम काफी थिक हो जाती है। उधर एग बनना स्टार्ट हुआ, इधर एंडोमेट्रियम काफी बड़ी होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उधर अगर एनकाउंटर नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर ये अंदर की जो थिक लेयर्ड है ये सारी की सारी यहां से रिमूव होती है और रिमूव होने के बाद इस बर्थ कैनाल पार्ट से, वेजाइना पार्ट से म्यूकस के फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में, म्यूकस या ब्लड के फॉर्म में ये सारे के सारे अंदर के पार्ट बाहर आ जाते हैं और ये प्रोसेस अंदर चलता है लगभग 3 से लगा करके 8 दिनों तक और ये धीरे धीरे यहाँ से रिमूव होता रहता है। अंदर जो एग बैठा है ये अंदर लिविंग फेज के अंदर रहता है 1 डे तक,
है ना, ऐसा बुक कैरी है कि एक दिन तक ये अंदर लिविंग फेज में रहता है। अगर एंड काउंटर नहीं हुआ तो एग तो वहीं पर फिनिश हो जाता है, लेकिन ये एंडोमेट्रियम सारी की सारी बाहर आ जाती है, जिसको अपन मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर 8 डेज के बाद में ये वापस रिपीट होता रहता है, तो ये एग बनने का फॉर्मेशन चलता रहता है। ओके, तो ये सारा का सारा प्रोसेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में था। आगे कुछ पॉइंट ह्यूमन हेल्थ के बारे में भी पूछे जाते हैं, ह्यूमन हेल्थ के बारे में। तो ह्यूमन हेल्थ के अंदर 10th एनसीईआरटी में जैसा गिवन है वैसा तुम लोग याद रखोगे। ओके, और ये सारी चीजें मैं जो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये सारे हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पड़ा है साइंस एवरीथिंग ऐप का, तो साइंस एवरीथिंग ऐप पे जाकर के आप जैसे एक्सेस करोगे तो आप लोग अपना नाम और जो जीमेल आईडी डाल करके जैसे आप एक्सेस करोगे, तो एक्सेस करने के बाद में आपको कंप्लीट वहां पर 10th इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का, 10th के हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है, तो उन चीजों को आप लोग एक्सेस करो। ओके, यस, बात अपन करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है एसटीडी। एसटीडी या एसटीडी का पूरा नाम होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का मीन ऐसे डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होते रहते हैं, तो उनको कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कुछ ऐसे हैं जो बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वायरसेज के थ्रू होते हैं। बैक्टीरिया से फैलने वाले रोगों को ध्यान में रखोगे। बैक्टीरिया से फैलने वाले रोगों के अंदर एक तो नाम आप यहाँ पे रखोगे गोनोरिया। क्या नाम है? गोनोरिया। गोनोरिया रोग का नाम है गोनोरहिया, तो एक का नाम है गोनोरिया। दूसरे रोग का नाम गोनोरोया, इसको कहते हैं गोनोरोहिया। और दूसरे का नाम है सिफिलिस। सिफिलिस, सिफिलिस के नाम से जानते हैं। तो एक का नाम है गोनोरस और दूसरे का नाम है सिफिलिस। वायरस से भी रोग फैलता है। वायरस से पहला रोग फैलता है HIV एड्स, है ना, तो इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एस का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी और सिंड्रोम। ये रोग यहां से फैलता है। दूसरा रोग यहां से जो फैलता है उसको कहते हैं वार्ड्स, वार्ड्स मसा जिसको कहते हैं। तो ये दो रोग वायरस से फैलते हैं, ये दो रोग बैक्टीरिया से फैलते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर ध्यान रखोगे। उसके बाद में कुछ चीजें और भी इसमें रहती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आप अगर कुछ अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो तो उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। और अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस काम में लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस काम में लेते हैं जिससे प्रेगनेंसी को आप लोग प्रोहिबिट कर सकते हो, रोक सकते हो। और जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज में लेते हैं इनके अंदर कंडोम यूज लेते हैं। कंडोम एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो पेनिस पे आ जाती है, और पेनिस के अंदर से जब स्पर्म निकलते हैं तो फीमेल पार्ट में अप्रोच नहीं कर पाते, तो एक बैरियर अपन यूज में लेते हैं। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है। इसके अंदर मेल जो है वो अपने पेनिस के ऊपर कॉन्डोम यूज लेते हैं, और ये कॉन्डोम एक पतली सी मेम्ब्रेन के रूप में होता है। उसके साथ में फीमेल जो होती है, फीमेल, और ये फीमेल अपनी वेजाइना के ऊपर फेमिडोम यूज करते हैं। और फेमिडोम एक फीमेल कंडोम की तरह स्ट्रक्चर होती है, वो भी एक मेम्ब्रेन होती है जो स्पर्म और एग को आपस में फर्टिलाइज होने से रोकती है। ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव कुछ केमिकल्स भी यूज होते हैं, उनको आप देखोगे। कॉन्ट्रासेप्टिव केमिकल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव केमिकल्स, और कॉन्ट्रासेप्टिव केमिकल्स जो यूज होते हैं, इन कॉन्ट्रासेप्टिव केमिकल्स के अंदर तुम लोग ध्यान दोगे तो इसमें कुछ गोलियां आती है, पिल्स इसमें काम करती है, और जो कि हार्मोनल जो बैलेंस है उसको कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर लेती है, तो एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। तो इसमें मोस्टली जो यूज करते हैं उसमें कुछ ऐसी पिल्स होती है जो फीमेल के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस प्रोड्यूस करती है।
और हार्मोनल डिसबैलेंस प्रोड्यूस करती है, और डिसबैलेंस होने पर उसके अंदर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, एग नॉट फर्टिलाइज्ड, एग फर्टिलाइज्ड नहीं हो पाता है। तो ये सेकंड प्रोसेस चलता है। इसके अंदर तुम लोग याद रखोगे थर्ड में कुछ यूआईडी भी काम में लेते हैं, यूआईडी काम में लेते हैं, यूआईडी जिसको कहते हैं इंट्रा यूट्रस डिवाइस, इंट्रा यूट्रस डिवाइस, यस, इंट्रा यूटेरस डिवाइसेज, इंट्रा यूट्रस डिवाइसेज काम में लेते हैं। और इंट्रा यूट्रस जो डिवाइसेज होते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज या इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज, पूरा नाम अगर लिखें तो इसको अपन कहते हैं इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। और इसके अंदर यूज लेते हैं जो फीमेल पार्ट है, वो फीमेल पार्ट, इस फीमेल पार्ट को देखोगे तो फीमेल पार्ट के अंदर ये योनि का पार्ट है, और ये अंदर की एंडोमेट्रियम जाकर के इस टाइप में जब सर्विक्स का पार्ट फॉर्मेशन करती है तो यहाँ पर एक टी लूप होता है, वो लगा देते हैं। और ये टी लूप बना होता है कॉपर टी का, कॉपर टी होती है। और इस कॉपर टी से होकर के जो स्पर्म आगे पास आउट होते हैं उसको ये इनएक्टिव कर देता है, और इनएक्टिव करता है तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता है। तो ये कुछ इंट्रासेप्टिव डिवाइसेस है जिनको अपन यूज करते हैं, और ये जो यूज करते हैं तो इससे एसटीडी रोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कॉपर टी लगा करके और आप लोग चाह रहे हो कि हम एड्स से बच जाएंगे या फिर गोनोरिया से, सिफिलिस से, वार्ड से बच जाएंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इसके साथ में कुछ अपन सर्जिकल मेथड भी यूज करते हैं, सर्जिकल मेथड्स जहां से अपन अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रोहिबिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जिसके अंदर मेल होता है तो मेल में जो वास डिफरेंस उसको ब्लॉक कर देते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं वेसेक्टोमी। और जो फीमेल है उस फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी और मेल के अंदर वेसेक्टोमी, ये कुछ सर्जिकल मेथड्स है जिनको भी यूज करते हैं। उसके बाद में एक पॉइंट आता है एमटीपी। तो एमटीपी को भी मैं दिखा देता हूं, एमटीपी उससे भी अपन यूज करते हैं एमटीपी, और एमटीपी का पूरा नाम होता है मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और इस मेडिसिनल टर्मिनेशन के अंदर होता यूं है कि जो फर्टिलाइजेशन हो चुका है उसके बाद में जो अंदर एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो को आप लोग अगर नहीं चाहते हो तो उसको आप लोग लगभग 3 मंथ से पहले उसको रिमूव करवा सकते हो। और रिमूव करवाने का जो प्रोसेस है इसके अंदर एक थोड़ा सा इलीगल मामला भी होता है, क्योंकि इससे कई बार लोगों को सेक्स का पता चल जाता है कि मेल है या फिर फीमेल है, तो वो मामला भी थोड़ा बहुत चलता है, ऐसा बुक कहती है। तो इससे सेक्स रेशियो है ना, वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, तो ये थोड़ा सा इरमिमुल है। लेकिन इसके अंदर जो अनवांटेड फॉर्म के अंदर आप उसको प्रेगनेंसी को रिमूव करवा सकते हो, प्रेगनेंसी को रिमूव करवा सकते हैं, तो प्रेगनेंसी को रिमूव करवा सकते हैं। तो ये प्रोसेस इसके अंदर कुछ यूज आती है। इस टाइप से ये चैप्टर आपका हो चुका है कंप्लीट, है ना। तो जीवा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है कंप्लीट हो चुका है। और वापस कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, वहां पे जाकर के आप साइंस एवरीथिंग ऐप को एक्सेस कर सकते हो। दूसरी चीज, वहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, क्लास के कंप्लीट आपको पीडीएफ वहां अवेलेबल हो जाएंगे, सारे टेस्ट आपको वहां मिलेंगे, सारी बुक्स आपको वहां मिलेगी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 10th का कंप्लीट आपको वहां मिलने वाला है। ओके, तो इन क्लासों के माध्यम से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हो। सारी के सारी वन शॉट के फॉर्म में मैं सारी क्लासें दे रहा हूं। ओके, सो थैंक यू। और क्लासों को थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर करें। ओके, और चैनल पे नए हो तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें और क्लासों को शेयर लाइक भी करें। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।